मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। जब मेरी बहन की शादी हुई तो उसके पास मैं रहने चली गई, क्योंकि मेरे जीजाजी काम पर चले जाते थे और मेरी बहन घर में अकेली रह जाती थी। इसीलिए मैं अपनी बहन के पास चली गई। लेकिन कुछ दिनों बाद ही मैं अचानक से गर्भवती हो गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी। मेरी बहन ने अपने पति पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरी बहन को इसने प्रेग्नेंट किया है। जीजाजी ने कहा, तुम्हारी बहन का कहीं और चक्कर होगा, मैं इसे अपनी बहन समझता हूँ। लेकिन बहन घर छोड़कर चली गई। फिर जीजाजी ने मुझे कहा कि अपनी बहन पर नज़र रखो। मैं भी घर आ गई और बहन पर नज़र रखने लगी। एक रात मुझे बहन के कमरे से कुछ आवाज़ें आई। जब मैं कमरे में गई तो मेरे होश उड़ गए। मेरी बहन की शादी थी और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी बहन चुपचाप सी थी। शायद हर लड़की शादी के मौके पर अपने घर वालों से दूर हो जाने की सोचकर मायूस हो जाती है। हम दो बहनें और अतुल भाई था। मेरे पापा मर चुके थे। हम दो ही बहनें थीं। इसीलिए हमसे दोस्ती ये भी बहुत थी। बहन के जाने के सोचकर मैं उदासी होने लगी। उसके जाने के बाद मैं बहुत अकेला रह जाती, क्योंकि मेरी अपनी बहन मुझे बहुत प्यार करती। मैं हर बात पर अपनी बड़ी बहन से ही करती थी। वो भी मुझे दूर होने के उदास रहती। शादी के वक्त वो मम्मी को गले लगाकर रोने लगी। फिर मुझसे मिलकर भी बहुत रोई। मेरे बहनोई ने जब उसे इस तरह से देखा तो मम्मी से कहने लगे कि आंचल को भी भेज दो, रितु का दिल लग जाएगा। वैसे भी मेरे घर में रितु के अलावा कोई और नहीं है। वो अकेली रहेगी तो यूं ही आप लोगों को याद करके रोती रहेगी। मैं भी तुरंत से तैयार हो गई। मम्मी ने कहा कि ज़्यादा दिन बहन के घर मत रहना, बस कुछ दिन बाद वापस आ जाना। मैं अपनी बहन के साथ उसके ससुराल पहुंच गई। घर में मेरे जीजाजी के अलावा कोई और नहीं था। वो अकेले ही थे। उनके मम्मी पापा मर चुके थे और रात में अकेले कमरे में रह गई। लेकिन अभी मुझे आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मुझे कुछ डर सा महसूस हुआ। रितु दीदी और विजय भाई तो अपने कमरे में होंगे और विजय भाई यहाँ अकेले रहते हैं, तो इस वक्त मेरा दरवाज़ा कौन खटखटा सकता है। मैं कुछ डर सी गई थी। लेकिन दरवाजे पर मुझे विजय भाई की आवाज़ आई कि आंचल दरवाज़ा खोलो। मेरा डर ख़त्म हो गया। मैंने बेड से उठकर फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। वो कहने लगा कि तुम्हारी दीदी बहुत रो रही हैं, तुम्हें बुला रही हैं। ऐसा करो कि तुम उसके साथ ही सो जाओ, मैं इस कमरे में सो जाऊंगा। मुझे यह सुनकर कुछ हैरानी सी हुई थी। आज से पहले तो दीदी ने सर में कभी दर्द नहीं हुआ था, लेकिन हो सकता है पूजा दीदी ही को मेरे साथ सोने की आदत है, इसीलिए मुझे बुला रही हूँ। मैं अपनी बहन के कमरे में गई। मेरी बहन अपने आंसू पोंछ रही थी। मुझे देखकर कुछ ठीक सी हो गई और कहा, दीदी क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हैं आप। कहने लगी कि तू मेरे पास सो जाओ, मुझे यहाँ न जाने क्यों घुटन सी महसूस हो रही है। मम्मी बहुत याद आ रही है। मेरी बहन अभी भी वैसे ही दुल्हन बनी हुई थी। मैंने कहा कि मेरा यहाँ आपके कमरे में रहना अच्छी बात नहीं है, मैं कैसे सो सकती हूँ, विजय भाई क्या सोचेंगे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, मैं उन्हें कह चुकी हूँ कि मेरे सर में दर्द है, उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं चुप सी हो गई थी। मैं उनके बेड पर लेट तो गई, लेकिन मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। दीदी कपड़े बदलकर मेरे पास आकर सो गई, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मेरे बेड पर गुलाब की पत्तियां बिखरी पड़ी थी। कमरे में गुलाब के फूलों से नेट बनी हुई थी। दुल्हन के पहले दिन के कमरे को देखकर अपने आप पर बहुत बुरा लग रहा था, मगर काफ़ी देर के बाद मुझे नींद आई थी। जब मैं सुबह उठी तो दीदी सो रही थी। मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई। मुझे किचन से शोर की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई दो लोग बातें कर रहे हों। जब मैं किचन में गई
तो विजय भाई नाश्ता बना रहे थे और एक नौकर थी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। कहने लगी, साहब जी आपकी दुल्हन तो बड़ी प्यारी है। वो समझी कि शायद मैं रितु दीदी हूँ। विजय भाई ने मेरी तरफ पीठ थी। उन्होंने पलट कर देखा तो हंसने लगे। नौकर से कहने लगे कि ये मेरी पत्नी नहीं, ये तो रितु की छोटी बहन है। फिर मुझसे पूछने लगे कि क्या मैं नाश्ता करूँगी। मैंने कहा कि आप बाहर जाकर बैठ जाएं, नाश्ता मैं बना दूँगी। वो कहने लगी, नहीं नहीं मैं बना लूँगा, मुझे आदत है ये सब काम करने की। तुम जरा अपनी बहन को उठा दो, नौकरानी को उसे देखना है, कब से मेरे सिर खा रही है। विजय भाई ने मुस्कुराते हुए नौकरानी की तरफ देखकर कहा। मैं किचन से बाहर आ गई। जब कमरे में गई तो दीदी अभी तक सो रही थी। मैंने दीदी को उठाया तो वो गुस्से में कहने लगी, क्यों मुझे परेशान कर रही हो। मैंने कहा, दीदी आप उठकर नाश्ता कर लें। वो उठकर बैठ गई, मुझे गुस्से से देखा और कहने लगी, अभी तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं बाहर आ गई। मैंने विजय भाई के साथ नाश्ता टेबल पर रखा। दीदी भी तैयार होकर बाहर आ गई। विजय भाई के साथ टेबल पर बैठ गई। विजय भाई ने उनका पहचान नौकरानी से करवाया। नौकरानी की खुशी का तो जवाब ही नहीं भी दीदी ने गुस्से के अंदाज में दिया। पूरा दिन दीदी अपनी सहेली से फ़ोन पर बातें करती रही। मैं किचन में खाना बनाने लग गई। विजय भाई किसी काम से बाहर चले गए। रात को जब वह लौटे तो खाना खाने के तुरंत बाद दीदी फिर सर दर्द कहने लगी। विजय भाई परेशान हो गए। मैं तो सोच में पड़ गई कि दीदी के सर में फिर से दर्द क्यों शुरू हो गया। विजय भाई दीदी से कहने लगे कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, लेकिन दीदी कहने लगी, अभी नहीं, मैं सर दर्द की गोली खाकर सो जाऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी। फिर दीदी मुझसे कहने लगी कि आंचल मेरे कमरे में आकर मेरा सिर दबा दो। मैं उठकर उनके कमरे में चली गई और दीदी का सर दबाने लगी। दीदी मुझसे कहने लगी कि आज भी तुम रात को मेरे साथ ही सो जाना। मुझे दीदी की बात कुछ अजीब लगी। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। कल भी आपने मुझे अपने साथ सुला लिया था। विजय भाई क्या सोचेंगे। मैं तो कल वापस अपने घर चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर दीदी रोने लगी। कहने लगी, मुझे अकेला इस इंसान के पास मत छोड़ कर जाओ। जैसे मैं आदमी नज़र आता है वैसा है नहीं। तुम नहीं जानती कि इसने मुझे क्या धमकियाँ दी हैं। मैं तुम्हें नहीं बता सकती, इसीलिए अभी यहाँ से मत जाओ, मेरे पास सो जाओ। दीदी की बात सुनकर मैं पागल सी हो गई थी। आखिर ऐसी क्या बात हो गई उन दोनों के बीच में कि दीदी जीजाजी से इतना डर रही थी। दीदी के चेहरे पे भी अजीब सी डर दिख रहा था। मैं आज भी दीदी के साथ ही सो गई। दूसरे दिन भाई मुझे वापस लेने आ गए थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि कुछ दिन दीदी के साथ ही रहूँगी। मैंने ये देखना चाहती थी कि आखिर क्या वजह है, दीदी क्यों अपने पति से इतना घबरा रही हैं। विजय भाई अच्छे ही दिखते हैं। दीदी ने भी मेरे भाई से कहा, आंचल को मेरे पास ही रहने दो, 1 माह बाद आकर ले जाना। भाई मुझे वहाँ छोड़कर वापस आ चले गई। अब मैं विजय की हरकतों को नोट करने लगी। वो खाने के दौरान भी दीदी को घूर घूर कर देखते रहते थे। दीदी उनके साथ रहते घूरने से भी घबरा जाती। न जाने क्यों ऐसा था, जबकि मुझसे बिल्कुल ठीक से बात करते थे, छोटी बहनों की तरह समझते थे। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। एक बार खाना खाने के वक्त जीजाजी ने दीदी से कहा कि वो उसके साथ टाइम आइसक्रीम खाने चलें। ये सुनते ही दीदी के चेहरे की रंग उड़ने लगा। दीदी ने हिचकिचाते हुए मना कर दिया। कहने लगी, मैं आइसक्रीम नहीं खाती, आंचल को आइसक्रीम बहुत पसंद है, आप आंचल को अपने साथ लेकर चले जाएं। सच आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद थी। विजय फिर से दीदी को घूरने लगे, क्योंकि लेकिन
उन्हें कहाँ कुछ नहीं और मुझे अपने साथ आइसक्रीम खिलाने ले गए। मुझसे हंसकर बातें करते कहने लगे कि तुम्हारी दीदी बहुत ही सरल मिजाज की है, लेकिन तुम्हारी आदत अच्छी है। मुझे उनकी ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मेरी दीदी बहुत अच्छी है। कहने लगे मुझसे तो बात तक नहीं करती, मुझे देखकर डरने का ड्रामा शुरू कर देती है, जैसे कि मैं भूत हूँ। वैसे वो बात पर मुस्कुराए। मुझे लगा मजाक कर रही हैं। मैंने भी बात मजाक में ख़त्म कर दी। एक बार मेरी रात में आंखें खुली तो मुझे दीदी के कमरे में लड़ने की आवाज़ आ रही थी। नहीं जाने किस बात पर बहस थी। मैं जल्दी उठकर बैठ गई। पहले तो सोचा कि मुझे पति पत्नी के बीच बातें नहीं सुननी चाहिए, लेकिन जब बहस हो गई तो और लड़ाई जारी रही तो मैं उठकर अब कमरे से बाहर आ गई। जब मैं दीदी के कमरे के पास पहुंची तो दीदी के रोने की आवाज़ें आ रही थी। विजय भाई असल रूप तो अब मेरे सामने आने लगा था। वो भी चिल्ला रहे थे, कह रहे थे बंद करो अपना रोना धोना। कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मन ही नहीं करती। दीदी कहने लगी कि ये बात नहीं मान सकती, मैं आंचल को वापस नहीं भेजूंगी। मेरी बहन आपको क्या कहती है, उसे 1 महीने तक मेरे पास रहने दें, मैं उसे भेज दूंगी, लेकिन अभी मुझे उसकी ज़रूरत है। मेरे सर में बहुत दर्द है, भगवान के लिए मुझे सुकून से सोने दें। जीजा जी खामोश हो गए। मुझे उनका असली रूप देखकर अफसोस हो रहा था, लेकिन मैं अपनी दीदी को इस वक्त अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि अभी दीदी को मेरी ना जाने क्या ज़रूरत थी। अब भी जीजा जी का रवैया मुझसे पहले जैसा ही था, लेकिन अब वो मेरा और भी ख्याल रखने लगे थे। रात मेरे लिए रोज़ कभी जूस तो कभी आइसक्रीम ला कर देते, जिसे खाते ही कुछ देर के लिए मुझे नींद आने लगती थी और मैं ऐसी गहरी नींद में सो जाती कि सुबह ही मेरी आँख खुलती। लेकिन दीदी का चेहरा उतरा हुआ होता। एक बार मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी। दीदी मुझे एक डॉक्टर के पास ले गई। जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझसे बताई, मेरे तो सुनकर होश ही उड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ। मैं तो सुनकर चकरा सी गई। मेरी बहन भी परेशान हो गई थी। मैं तो रोने लग गई थी। मैंने घर आते ही दीदी से कहा डॉक्टर झूठ बोलते हैं, लेकिन दीदी कहने लगी वो सच कह रही हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो इंसान अच्छा नहीं है। देखा ना उसने तुम्हारे साथ क्या किया। आंचल, उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हारी इज्जत खराब कर दी। तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। यह कहकर दीदी भी फूट फूट कर रोने लगी। मैं खुद बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर मुझे याद आने लगा कि जीजा जी मुझे जो जूस और आइसक्रीम ला कर देते, शायद उसमें कोई गड़बड़ी थी। वो पीते ही मुझे नींद आने लगती थी और मैं बहुत गहरी नींद में सो जाती थी। शायद मुझे नींद का जूस मिलाकर उन्होंने। मैं तो ये सोचकर भी नहीं सकती थी कि जीजा जी ऐसी घटिया हो सकते हैं। मुझे उनसे नफ़रत सी होने लगी। और रात में जब जीजा जी घर आए तो मेरे लिए जूस लेकर आए, तो उनके तरफ देखा ही नहीं रही थी। दीदी ने गुस्से से उनका कॉलर ही पकड़ लिया था। कहने लगी, इसकी कमीने इंसान, तुमने मेरी बहन को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। दीदी के बोलने का अंदाज और गुस्से पर वो यूं अनजान बने बैठे थे जैसे बहुत ही मासूम हो, और कहने लगे रितु क्या बोल रही हो, उसमें तो हो। मेरी दीदी रोने लगी। उनका कॉलर छोड़कर कहने लगी कि आंचल प्रेग्नेंट है। यह सुनकर विजय भाई का रंग ही उड़ गई थी। वो मुझे हैरानी से देखने लगी। मेरा जी चाह रहा था कि उनका मुंह नोच लूं। दीदी ठीक कहती थी कि ये जैसे हैं वैसे नज़र नहीं आते। मैं ही बेवकूफ़ बनी थी, उन्हें अपना भाई समझी थी। उनके घटियापन के शायद कोई हद नहीं थी। अभी भी इस बात से मुकर रहे थे। कहने लगे आंचल को अपनी छोटी बहन समझता हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए। विजय भाई भी चिल्लाकर दीदी से बात करने लगे। मैंने गुस्से से चिल्लाकर कहा, क्या आपने तो मुझे बहन कहकर इस बात की सारी रिश्ते ही गंदगी में काला कर दिया। आप मुझे नशे वाली दवा डालकर जूस पिलाते थे ताकि मैं सो जाऊं, और आप
मेरे पास तो जैसे लफ्ज़ हो ही नहीं, ख़त्म ही हो गए हों। मैं रोने लगी। इसी वक्त मेरा भाई वहाँ पहुँच गया। शायद दीदी ने उसे बुलाया था। उसने विजय भाई को खूब मारा। वो मार खाते हुए भी अपने पाप को कबूल नहीं कर रहे थे। यही कह रहे थे कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन मैं किस पर शक करती। मैं जीजाजी के घर ही रह रही थी। वहाँ सिर्फ विजय भाई और मुझे जो जूस लाकर देते थे, जिसे पीते ही मैं होश खो बैठती थी। मेरे भाई ने उन्हें मार मार कर बुरा हाल कर दिया और हम दोनों बहनों को वापस घर ले चले गए। घर जाते ही दीदी मम्मी के साथ चली, गले लगकर रोने लगी। कहने लगी, आंचल अर्चना का विराज ने बर्बाद कर दिया। मैं तो किसी का नज़र मिलाने के काबिल नहीं रही। अब मेरी मम्मी तो सुनते ही दिल पकड़कर बैठ गई। मेरे भाई भी कुर्सी पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मेरी माँ मुझे देखकर रोने लगी। मैं भी उसके साथ लगकर फूट फूट कर अपनी किस्मत पर रोती रही। मेरी बहन अपने ही पति को डिवोर्स के केस कर दिया। मेरी माँ 4 दिन से बीमार बिस्तर पर पड़ी थी। मैं खुद के कमरे में बंद कर दिया था और रोती रहती थी। उस वक्त दीदी ही थी जो पूरे घर को संभाले हुई थी। मम्मी को भी वही संभाल रही थी। मेरी बहन कितनी अच्छी थी। अगर वो मतलबी होती तो मेरी खातिर अपनी बसा बसाया घर न छोड़ती। मुझे ये कहती है कि तुम गलत हो, वापस घर चली जाओ। तुम्हारे लिए मैं क्यों अपना घर बर्बाद करूं? लेकिन दीदी ने मेरी खातिर अपना घर बर्बाद कर लिया था। 15 दिन में मम्मी भी काफ़ी सही हो गई थी। मैं खाना पीना तक छोड़कर बैठ गई थी। दीदी ही मुझे ज़बरदस्ती कुछ खिला देती थी। मैं ये सोच ही रही थी कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। मैं तो बर्बाद होकर रह गई हूँ। भला मुझसे कौन शादी करेगा? लेकिन 15 दिन के बाद जो कुछ मेरी माँ ने मुझे कमरे में आकर कहा, मैं हैरानी से उनका मुंह देखती रह गई। मम्मी कहने लगी कि कल वो मुझे मेरे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाएंगी और मेरा अबॉर्शन करवा देंगी। किसी को भी इस बात की खबर नहीं होगी कि अभी यह बात घर पर ही है, घर पर ही ख़त्म हो जाएगी। मैं भी यही चाहती थी। मैं क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करती। अगले दिन मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। एक लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कुछ के टेस्ट भी दिए। जो पहाड़ मेरे सर पर फटा, वो मैं ही जानती थी। मैं यूं बनी डॉक्टर की शक्ल देख रही थी। मम्मी भी मुझे हैरत से देख रही थी। हम लोग वापस घर लौट आए थे। कमरे में बैठी अपना सर चकरा हाथों से पकड़े बैठी थी। मेरे साथ क्या हुआ था? ऐसा कैसे हो सकता था? मैं किसके बात पर भरोसा करूं, किसकी बात पर नहीं? कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मुझे अपने दिमाग की नस खींची हुई महसूस हो रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न था। मैं बिल्कुल चुप सी थी। चंद दिनों में मेरे कॉलेज खुल गए थे। कॉलेज जाने लगी। दीदी का केस भी आखिरी डेट पर था। शायद इसी डेट पर उनका डिवोर्स हो जाती। मैं कॉलेज जाने लगी। मेरी दोस्त ने भी मेरी पीली रंगत देखकर वजह पूछी तो उन्हें क्या वजह बताती। मैंने कहा कि मुझे बुखार था। कुछ दोस्त तो मुझे मेरी दीदी की शादी की बात पूछने लगी। बस 2 माह ही तो थे उनकी शादी को और कुछ बात नहीं हो गया था। लेकिन वही मेरी दीदी की दोस्त भी मुझसे मिल गई। दीदी के बारे में पूछने लगी। दीदी की दोस्त ने जो मुझे झटका दिया मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैंने भी उनकी दोस्त को मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया था। मैंने कहा कि मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है, वह ऐसा नहीं कर सकती। जब मैं घर पहुंची तो दीदी बहुत खुश नज़र आ रही थी। मुझसे कहने लगी, अर्चना 4 दिन बाद आखिरी डेट है, इसके बाद मेरी इस घटिया शख्स से जान छूट जाएगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दीदी के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि छुपाई नहीं छुप रही थी। पहले तो उनकी खुशी देखकर मुझे उनकी दोस्त की बात याद आने लगी। फिर मुझे लगा, नहीं, मेरी बहन ऐसी नहीं हो सकती, नहीं मेरे साथ ऐसा कर सकती है। जाहिर है उनका
पति अच्छा नहीं था, तभी उन्हें छोड़ने पर वो इतना खुश थी। लेकिन मेरे अंदर, मेरे दिल में मुझे कुछ और ही बता रहा था। जिस दिन मैं मम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद टेस्ट रिपोर्ट देखकर कहा था कि मैं गर्भवती नहीं हूँ और ना ही मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती की गई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी भी यह सुनकर परेशान हो गई थी। अगर मैं बिल्कुल ठीक थी तो फिर उस डॉक्टर ने मुझसे बात क्यों कही थी? फिर मम्मी मुझसे पूछने लगी कि आंचल, क्या उस डॉक्टर से भी तुम्हारे टेस्ट किए थे? मुझे याद आने लगा, उसने मेरा कोई टेस्ट नहीं किया था। उसने तो बस मुझे चेक किया और कहने लगी कि मैं गर्भवती हूँ। मैं उसकी बात ही सुनकर परेशान हो गई थी। मुझे कहा कोई और टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। दीदी ने भी ऐसा कुछ नहीं करवाया था। मुझे फ़ौरन से घर से ले आई थी और एक तमाशा सा खड़ा कर दिया था। कुछ देर में ही मेरी मम्मी चुप रही, फिर मुझसे सारी बात पूछने लगी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि दीदी को ये बात पता नहीं है कि मम्मी मुझे हॉस्पिटल लाई हैं, इसीलिए मैं उन्हें कुछ न बताऊं, बस चुप ही रहूं। मैं तो ये बात भी नहीं समझ पाई थी। कॉलेज में दीदी की दोस्त ने मेरे होश उड़ा दिए थे और अब दीदी के चेहरे पे छाई खुशी की चमक देखकर तो उन पर शक करने लगी। रात को एक और रात से पता चलने बाकी था जब मेरे ही नंबर पर विजय जीजाजी की कॉल आने लगी। न जाने क्यों मैं वो कॉल उठा ली और जो कुछ उन्होंने मुझे बताया मैं चुप सुनती रही। इसके बाद मैं दीदी की आदतों को नोट करने लगी। आजकल न जाने क्यों किसी से भी हंस हंस कर बात करती थी। एक रात में पानी पीने से में आई तो मैं सहन के ऊपर जाने लगी। सीढ़ी पर दीदी को चढ़ते देखा। रात के 1 बजे का वक्त था। उस वक्त वो छत पर क्या करने गई थी? मैं उनके पीछे चल दी, लेकिन जब मैं ऊपर गई तो दीदी को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो वहीं से वापस नीचे उतर गई। मुझे अपनी बहन की इस हरकत पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपने खातिर मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था। मैंने जल्दी से पहले अपनी मम्मी को जगाया, उसके बाद भाई को, और उन्हें ऊपर ले गई। उस वक्त दीदी किसी और नौजवान के साथ गले लगे हुए थी। ये कह रही थी कि बहुत जल्द मेरा मुझे डिवोर्स मिल जाएगा, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इस बेवकूफ़ इंसान से पीछा छुड़वाना मेरे बाएं हाथ का कमाल है। मेरा भाई सुनकर गुस्से में आ गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ दीदी को मारा, फिर उस नौजवान को मारने पीटने लगा। वो नौजवान तो अपने आप को छुड़ाकर भाग गया। दीदी का रंग फीका पड़ गया। उनका सच खुल गया था। उस दिन फ़ोन पर जीजाजी मुझसे यही कह रहे थे कि आंचल, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कोई पाप नहीं किया। तुम्हारी दीदी तो खुद ही मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। पहले ही दिन उसने रोना धोना मचा दिया था कि मैं उसके सर में दर्द है। फिर वो हर रात मुझे सर दबाने के बहाने अपने साथ सुलाने लगी थी। मैं उसका पति था, मैं उसे चाहता था, इसीलिए उसे अपनी नज़रों के से समझाने की कोशिश करता रहा कि वो तुम्हें अपने साथ न सुलाया करे। लेकिन जब वो बाज नहीं आई तो एक दिन मेरा उनसे झगड़ा शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि आंचल को वापस भेज दो, जब वो यहाँ रहेगी तुम और मैं अपनी ज़िंदगी ठीक से नहीं गुजार सकेंगे। लेकिन वो रोना धोना लगी रही, कहने लगी कि बस 1 महीना मेरी बहन को मेरे पास रहने दो। मुझे लगा कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। लेकिन मैं भी इंसान था, मैं अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारना चाहता था, इसीलिए तुम्हें जूस में हल्की सी नींद की दवा दे देता ताकि तुम गहरी नींद में सो जाओ और मैं उसके साथ रह सकूं। लेकिन वो मुझे करीब तक नहीं आने देती थी। कभी कुछ बहाना करती थी तो कभी कुछ। जैसे 1 महीना गुजरा, उसने झूठ बोलकर ये तमाशा खड़ा कर लिया था। मैंने तुम्हारे साथ कोई पाप नहीं किया और ना ही कभी कर सकता था, और अब भी अदालत में मुझे सज़ा दिलवाना चाहती है कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है।
मुझे तुम्हारी बहन के साथ रहना भी नहीं है। बस तुम अगर यह एक बार सोच बोल दो कि मैं सज़ा से बच जाऊंगा। मैंने उस वक्त जीजाजी की बात सुनकर फ़ोन बंद कर दिया था। मुझे उनकी बातों पर यकीन भी आ चुका था, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट न थी, ना ही किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। फिर मुझे मेरी बहन के दोस्त की बता दिया था कि वो किसी आवारा लड़के से मोहब्बत करती है, और बहुत मोहब्बत करती है। और अब तो मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी, सारा सच खुल गया था। भाई ने दीदी को बहुत बुरा भला कहा। भाई जानते थे कि वो लड़का आवारा है। भाई ने कहा कि अब तुम खुद अपनी जगह, अपने अच्छे बुरे की समझदार हो। 4 दिन बाद अदालत ने मैंने सच बोल दिया। विराज जीजाजी आज़ाद हो गए, दीदी का डिवोर्स भी दे दिया। 4 महीने ख़त्म होते ही भाई ने दीदी की शादी उस आवारा के साथ करवा दी, और कहा कि तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। 1 साल बाद मेरी भी शादी हो गई। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। कुछ दिन बाद मैं अपने पति के साथ शॉपिंग के लिए गई, तो एक दुकान पर दीदी को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। दीदी जॉब कर रही थी और उनके चेहरे की पहले जैसी रौनक नहीं थी। शायद मोहब्बत का भूत उतर चुका था। उस आवारा लड़के ने उन्हें अपना असली रूप दिखा दिया था, इसीलिए वो नौकरी करने पर मजबूर थी। ऐसी मोहब्बत का यही अंजाम होता है। हमारे मम्मी पापा, भाई बहन हमारे अपने ही होते हैं, हमारे लिए अच्छा ही फैसला करते हैं। इसीलिए लड़कियों से कहूँगी कि मम्मी पापा की इज्जत को ख़त्म करने की बजाय उनकी इज्जत की चादर खुद ही ढाँप लेना ही अक्लमंदी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पूरी कहानी सुन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।